हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 6 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास की पार्ट 5। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप चाहें तो आप वहाँ से भी अपने सभी सब्जेक्ट के कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमनद घाटी या गर्त से। सबसे पहले जान लेते हैं कि हिमनद घाटी या गर्त होता क्या है। जो बर्फ़ की नदी होती है उसके ज़रिए जो घाटी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर जो गर्त यानी जो गड्ढा होता है, हिम नदी के ज़रिए बनी हुई जो घाटी होती है या गड्ढा होता है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि बर्फ़ के ज़रिए बनी हुई जो घाटियाँ होती हैं वो गड्ढे के समान होती हैं। यानी कि जो घाटी होती है वो कैसी होती है, वो गड्ढे के जैसी होती है। जो आकार में अंग्रेजी का जो यू अक्षर होता है उसके जैसा होता है, इस तरह से होता है, ये घाटी की तरह होती हैं। और इसका जो तल होता है वो चौड़ा होता है और जो किनारा होता है वो चिकना होता है, तथा जो ढाल होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती हैं। घाटी में मलबा का मतलब होता है जो पदार्थ, जो एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं वो बिखरा हुआ होता है, या फिर जो बर्फ़ के ज़रिए लाई गई जो पदार्थ होती है वो दलदली रूप में दिखाई देती हैं। चट्टानी जो धरातल होता है, ऐसा सरफेस जो चट्टानी होता है उस पर झील भी उभरी हुई होती हैं, या फिर जो झीलें होती हैं वो घाटी में मौजूद हिमोड़ यानी कि बर्फ़ के से लाई गई बर्फ़ की नदी या बर्फ़ के ज़रिए लाई गई जो मलबा होता है, जो पदार्थ होता है, उसी से झीलें बनती हैं। मेन जो घाटी है उसके एक तरफ या फिर दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती हुई घाटी, जिसे इंग्लिश में हैंगिंग वैली कहते हैं, वो भी होती हैं। ये जो लटकती हुई घाटी होती है उनके जो तल होते हैं, उनकी जो सरफेस होती है, जो मेन घाटी में खुलते हैं, इनका जो विभाजक क्षेत्र होता है उनके कट जाने की वजह से ये त्रिकोण रूप में यानी कि ट्रायंगल शेप में नज़र आती है। बहुत गहरी जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उनके जो गड्ढे होते हैं जिनमें समुद्र का पानी भर जाता है और जो समुद्री तट रेखा पर होती हैं, ऐसे ही गहरी हिमनद गड्ढों को फ्योर्ड कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे निक्षेपित स्थल रूप, यानी कि किसी पदार्थ का जब जमा होता है, जब कोई पदार्थ जमा होता है उससे जो बनने वाले जो स्थल रूप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है जो पिघलते हुए हिमनद होते हैं, यानी बर्फ़ की जो नदी होती है उनके ज़रिए मिले जुले रूप में भारी और बारीक पदार्थों का, महीन पदार्थों का जब जमाव होता है उसे हिमोड़ या हिमनद गोलास्म के रूप में जाना जाता है। ये जो निक्षेप होता है, ये जो पदार्थों का जमा होता है उसमें ज़्यादातर चट्टानी टुकड़े होते हैं, नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। बर्फ़ की नदियों के जो सरफेस होते हैं, जो तल होते हैं, उनके किनारों या छोर पर बर्फ़ पिघलने की वजह से छोटी छोटी नदियाँ बनती हैं। कुछ मात्रा में चट्टानों का मलबा इसी पिघले पानी से बनी जो सरिता होती है, जो नदी होती है, उसी में बह जाती है और जमा हो जाती है। ऐसे जो हिम नदी होते हैं यानी बर्फ़ की नदी होते हैं जिसमें जो मलबा होता है वो निक्षेपित हो जाता है, जो सैल मलबा होता है, चट्टानों का जो मलबा होता है वो जमा हो जाता है। ऐसे ही प्रवाहित होकर, यानी कि जो चट्टान का मलबा होता है जब वो बहकर जमा हो जाता है, ऐसे ही बर्फ़ की नदी को जलोढ़ निक्षेप हिमानी धौत कहा जाता है। हिमोड़ निक्षेप के विपरीत, यानी कि जो बर्फ़ की नदी होती है उसके जो पदार्थ होते हैं उसके जमा होने के उल्टा हिमानी धौत हमेशा स्तरीकृत यानी कि लेयर में या वर्गीकृत यानी डिवीज़न में होते हैं। बर्फ़ की नदी के अवक्षेप में जो चट्टानी टुकड़े होते हैं वो गोल किनारों वाले होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमोड़ के बारे में। हिमोड़ क्या होता है? हिमोड़ हिमनद टिल या गुलास्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटकें हैं, यानी कि जब जो बर्फ़ होती है उसके ज़रिए लाए गए जो पदार्थ होते हैं जब वो जमा हो जाते हैं उनके जमाव की लंबी कटकें होती हैं। अंतस्थ हिमोड़ हिमनद के लास्ट भाग में जो पदार्थ होता है उसके जमा होने से बनी लंबी कटकें होती हैं। पार्श्विक जो हिमोड़ होता है हिमनद घाटी की यानी बर्फ़ की नदी की घाटी की दीवार के इक्वल समानांतर बने होते हैं। पार्श्विक हिमोड़ अंतस्थ हिमोड़ के साथ मिलकर घोड़े की नाल या आधे चांद के आकार की कटक का निर्माण करते हैं।
बर्फ की नदी के घाटी के दोनों ओर ज़्यादा मात्रा में पार्श्विक हिमोड़ पाए जाते हैं। जो बर्फ की नदी होती है उसकी दोनों ओर पार्श्विक हिमोड़ पाए जाते हैं। इस हिमोड़ की जो उत्पत्ति होती है वो पूरी तरह से आंशिक रूप से बर्फ के जल के द्वारा होती है, यानी जो हिमानी जल द्वारा ही होती है, जो इस जलोढ़ को यानी पदार्थ को हिमनद यानी कि बर्फ की नदी के किनारों पर धकेलती रहती है। कुछ घाटी हिमनद बर्फ की नदी तेजी से पिघलने पर घाटी के तल पर हिमनद टिल को एक लेयर के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे जो अव्यवस्थित और अलग अलग मोटाई के जो निक्षेप होते हैं, यानी कि जो पदार्थ होते हैं, जो जमा किए हुए पदार्थ होते हैं, वो तलीय या तलस्थ हिमोड़ कहलाते हैं। घाटी के बीच में पार्श्विक हिमोड़ के साथ साथ हिमोड़ मिलते हैं, जिन्हें मध्यस्थ हिमोड़ कहा जाता है। ये मध्यस्थ हिमोड़ पार्श्विक हिमोड़ के मुकाबले में कम क्लियर होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोड़ और तलस्थ के डिफरेंस को पहचानना कठिन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्कर के बारे में। गर्मी के मौसम में बर्फ की नदी के पिघलने की वजह से जल जो होता है वो हिम तल के यानी कि बर्फ के तल के ऊपर से बहता है, या फिर इसके किनारों से रिसता है, या बर्फ के छेद से नीचे की ओर प्रवाहित यानी बहता है। ये जो जल होता है वो बर्फ की नदी के नीचे जमा होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में बहती है। ऐसी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों और सरफेस में बहती हैं। ये जो जलधारा होती है वो अपने साथ बड़े गिलास में चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहा कर लाती है, जो बर्फ की नदी के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाता है। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार यानी कि इस तरह से वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहा जाता है। हिमानी धौत मैदान। हिमानी धौत मैदान किसे कहते हैं? बर्फ के पहाड़ों के बॉटम के मैदानों में या फिर महाद्वीप पे बर्फ की नदियों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से यानी बर्फ के पदार्थों के जमा होने से, जिसमें बजरी होती है, रेत होती है, चिका मिट्टी होती है और मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल होते हैं। हिमानी धौत मैदान इन्हीं से बनते हैं, यानी ये सभी मिलाकर हिमानी धौत मैदान का निर्माण करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रमलिन के बारे में। ड्रमलिन क्या होता है? ड्रमलिन बर्फ की नदी मृत्तिका के अंडाकार इक्वल कटकनुमा स्थल रूप होते हैं, जिसमें रेत और बजरी के बहुत सारे ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे जो भाग होते हैं वो बर्फ की नदी के बहाव की दिशा के इक्वल होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे होते हैं और 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का बर्फ की नदी का सामने का जो भाग होता है वो स्ट्रॉस कहलाता है, और जो पीछे वाला भाग होता है वो अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होता है। ड्रमलिन का जो निर्माण होता है वो बर्फ की नदी के दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने की वजह से और उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका आगे का भाग या स्ट्रॉस भाग बहते हुए बर्फ के जो टुकड़े होते हैं उनके कारण तेज हो जाता है। ड्रमलिन हिमनद यानी कि बर्फ की नदी के बहने वाली दिशा को बताते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तरंग व धाराएं। जो तटीय प्रक्रियाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, एक्टिव होती हैं, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा ये विनाशकारी होती हैं। तट पर कुछ बदलाव बहुत तेज़ी से होते हैं। एक ही जगह पर एक मौसम में अपरदन हो सकता है यानी कि कटाव हो सकता है, और दूसरे मौसम में निक्षेपण यानी जमा हो सकता है। तटों के किनारों पर ज़्यादा बदलाव तरंगों के जरिए संपन्न होता है। जब तरंगों का झुकाव होता है तो जल तट पर ज़्यादा दबाव डालता है, और इसके साथ ही साथ सागरीय जो तल होते हैं उन पर तलछटों में भी दोलन होता है। तरंगों के स्थायी झुकाव के बहाव से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्य तरंग का जो झुकाव होता है उसके मुकाबले में सुनामी जो लहरें होती हैं वो कम समय में ज़्यादा परिवर्तन लाती हैं। तरंगों में बदलाव होने की वजह से उनके झुकाव से उत्पन्न प्रवाह की गहराई भी बदल जाती है। तरंगों के काम के अलावा तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर भी डिपेंड होते हैं।
पहला है स्थल व समुद्री तल की बनावट और दूसरा है समुद्रोन्मुख उद्मग्न तट या जलमग्न तट। समुद्री जल स्तर को स्थिर या स्थायी मानते हुए तट स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ऊंचे चट्टानी तट यानी जलमग्न तट और दूसरा है निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट यानी उन्मग्न तट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऊंचे चट्टानी तट से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।